जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, तब से आज तक यूएसए एक पूरी दुनिया में एक लौता सुपर पावर के रूप में बना हुआ है। लेकिन जब 2030 तक चाइना यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 जीडीपी बन जाएगा, साथ ही यूएसए भी धीरे धीरे अपनी सुपर पावर टाइटल को लूज कर देगा और दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। इसका मतलब आने वाले कुछ सालों में यूएसए की तरह किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के पास सारा पावर नहीं रहेगा। हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल टेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। आज का ये वीडियो 4 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसमें आपको पता लगेगा कि यूएसए किस तरह वर्ल्ड को डोमिनेट करता आया है और कैसे उसका ये डोमिनेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. In the last 20 years, China climbed the world's economic ranks. It managed the fastest sustained growth of any major economy ever recorded. Now, its size remains second only to that of the United States. The deputy chairman of Russia's State Duma, Alexander Babikov, told reporters that the BRICS alliance, which stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is creating a new currency that will be backed by gold, rare earth metals, and other critical commodities. चैप्टर 1 हाउ टू बिकम ए सुपर पावर। यूएसए का ज्यादातर ग्रोथ 1900 से 1950 के बीच में हुआ है और सभी को पता है कि इन 50 साल के पीरियड में क्या हुआ था, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे मेजर 2 वार, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसी पीरियड में हुआ है। इन्हीं 2 वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मेजर लॉस हुआ था, मगर ये वार यूएसए की इकोनॉमी के लिए फायदा साबित हुआ, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर मेजरली यूरोप में हुआ था। जर्मनी, फ्रांस, यूके सभी आपस में लड़ रहे थे और इस वार का इम्पैक्ट यूएसए तक नहीं पहुंचा। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान ने यूएसए के ऊपर अटैक किया था, तभी जाकर यूएसए इस वार में पार्टिसिपेट करता है। मगर इस पूरे वार के दौरान यूएसए लगातार यूरोप को वेपन सेल करता था और पूरा वर्ल्ड वॉर यूरोप में होने के कारण इसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट यूएसए को नहीं हुआ। एक तरफ यूरोप की मेजर कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मनी वार में अपनी पैसा और लोग खो रहा था और दूसरी तरफ यूएसए लगातार यूरोप को वेपन सेल करके प्रॉफिट कमा रहा था। इस ग्राफ को देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में पूरी यूरोप की इकोनॉमी डाउन में चल रही थी, लेकिन एक लौता यूएसए की इकोनॉमिक ग्राफ अपवर्ड में ग्रोथ किया है। और जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, सभी एलाइड कंट्रीज ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक था, जिसकी वजह से यूएस डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। और 1940 के अराउंड मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवर हो चुका था और इसको देखते हुए 1970 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और सऊदी प्रिंस के बीच में पेट्रो डॉलर को लेकर एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद सभी ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होने लगा और इसके बदले में यूएसए सऊदी अरेबिया को वेपन सप्लाई करता था। पेट्रो डॉलर आने के बाद यूएसए पूरी दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल करने लगा और यूएसएसआर के साथ चल रही कोल्ड वॉर की वजह से यूएसए अपने मिलिट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा स्पेंड कर रहा था, जिसका फायदा आज के समय यूएसए को हो रहा है, क्योंकि मेड इन अमेरिका वेपन्स बहुत एडवांस होते हैं किसी भी और देश के वेपन से। और इसी कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए स्पेस में भी बहुत तरक्की कर चुका था और जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया, तब यूएसए एक लौता सुपर पावर के रूप में उभरा। चैप्टर 2 करंट सिनेरियो। जब से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ है, तब से आज तक यूएसए को कोई भी देश चैलेंज नहीं किया है, क्योंकि यूएसए की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और दुनिया की मेजर कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला, इनका वैल्यूएशन कई देशों की इकोनॉमी से ज्यादा है। और यूएसए की हॉलीवुड जैसे मूवी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डालता है। यूएसए का सक्सेस इसी बात से लगा सकते हो कि उसने दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीता है और ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी जीता है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा कई गुना एडवांस कर चुका है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या फिर स्पोर्ट्स। यूएसए बाकी किसी भी देश से कई गुना आगे है। डिफेंस की बात करें तो यूएसए की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग और एडवांस है और यूएस मिलिट्री की ताकत इसी बात से लगा सकते हो कि उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। और आज के दिन पर यूएसए का 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस है, जो कि 70 अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। यूएसए की मिलिट्री तो स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उसका सभी एलाइड कंट्रीज भी उसके साथ होते हैं। 1949 में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तब ऑलमोस्ट यूरोप की सभी कंट्रीज यूएसए के साथ शामिल हो गए। इसका मतलब अगर कोई यूएसए पर या फिर किसी भी नेटो कंट्री पर हमला करता है, तो उस केस में सभी नेटो कंट्रीज आपस में मिलकर अटैक करेंगे। इन्हीं कारणों की वजह से यूएसए आज के दिन पर सोल सुपर पावर के रूप में बना हुआ है। चैप्टर 3 डिक्लाइनिंग ऑफ यूएसए। ये ग्राफ को देखिए, पिछले 100 सालों से 21st सेंचुरी की शुरुआत तक यूएसए की इकोनॉमी पूरी तरह से वर्ल्ड पर डोमिनेट करता आया है। मगर 2000 में जब चाइना की इकोनॉमी लगातार ग्रोथ हुआ है, इस वजह से यूएसए और चाइना की जीडीपी गैप बहुत कम हो चुका है। आज यूएसए की जीडीपी $27 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की $18 ट्रिलियन, जो कि दुनिया की दूसरी नंबर पर है। और दूसरी तरफ यूएसए की जीडीपी ग्रोथ बहुत हद तक स्लो हो चुका है और प्रॉब्लम ये है कि यूएसए अपनी जीडीपी से ज्यादा डेब्ट लेकर बैठा है। देखिए, कोई भी कंट्रीज की ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है,
है। इसी वजह से कंट्रीज अपना अपना बॉन्ड जारी करते हैं, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेसमैन खरीदते हैं, और इसके बदले में उनको हर साल कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। मगर हर कंट्रीज अपना डेब्ट अपनी जीडीपी के हिसाब से लेता है। सेफ्टी के हिसाब से ये जीडीपी का 77% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मगर एक तरफ इंडिया का 83% डेब्ट है और यूएसए के केस में ये 134% से ज्यादा है। यूएसए इतना ज्यादा डेब्ट अपनी करेंसी की वजह से ले पा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि पूरी दुनिया में डॉलर का फ्लो वही कंट्रोल करता है, जिससे ज्यादा डॉलर छापकर अपने डेब्ट को कम कर सकता है। लेकिन डॉलर का इस्तेमाल कंट्रीज धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ब्रिक्स जैसे ग्रुप ब्रिक्स करेंसी लाने की तैयारी में है, जिससे डी-डॉलराइजेशन तेजी से हो सकता है, जिससे आने वाले टाइम पर यूएसए के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और इन्हीं कारणों की वजह से यूएसए अपनी ग्लोबल हेजेमनी को लूज कर देगा। चैप्टर 4, इज एनीवन रिप्लेस यूएसए? ये बात तो कन्फर्म है कि आने वाले कुछ सालों में यूएसए की इकोनॉमी नंबर 1 पोजीशन पर नहीं रहेगी। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि कौन सा वो देश है जो कि यूएसए को रिप्लेस कर सकता है। अभी के हिसाब से सिर्फ 2 ही देश है जो कि यूएसए को आने वाले वक्त पर रिप्लेस कर सकते हैं। पहला चाइना और दूसरा इंडिया। पहले इंडिया के ऊपर बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी अब जाकर $4 ट्रिलियन के पास पहुंचा है। अगर हमें यूएसए के पास भी पहुंचना है तो ऑलमोस्ट 2040 से 2050 तक का वक्त लगेगा। सिर्फ चाइना की जीडीपी आज के टाइम पर यूएसए के जीडीपी के पास पहुंच चुका है, और चाइना की ग्रोथ को देखकर लग रहा है कि 2030 तक यूएसए के जीडीपी को पार कर वर्ल्ड का नंबर 1 जीडीपी वाला कंट्री बन जाएगा। चाइना की जीडीपी यूएसए को क्रॉस कर देगी। फिर भी चाइना कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि चाइना के पास कोई भी एलाइड कंट्रीज नहीं है जो कि वार के समय उसका मदद कर सके, जिस तरह यूएसए के पास है। चाइना आने वाले सालों में इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन सकता है, मगर कभी भी मिलिट्री सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि चाइना की आपस की सभी मेजर कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है, जिसके वजह से कोई भी देश चाइना को फुल्ली सपोर्ट नहीं करेगा। फिर भी यूएसए के पास नेटो अलायंस है, जिसमें वार के टाइम पर सभी वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए के साथ खड़े हो सकते हैं, मगर चाइना के साथ कोई भी देश वार के टाइम पर नहीं आएगा। इसी वजह से आने वाले टाइम पर वर्ल्ड पूरी तरह से मल्टीपोलर बन जाएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।